अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुलाम मोहिउद्दीन दिवान साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आज से 2 दिन कबल उनकी गिरफ्तारी की गई है। और जिस तरीके से वो गिरफ्तारी हुई है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ा गया है या किसी इलाके का कोई गुंडा बदमाश है जिसको इस तरीके से गिरफ्तार करने के लिए तैयारी की गई है। पुलिस की भारी नफरी उनके घर के जो अतराफ हैं उनको बाकायदा सील किया जाता है और तकरीबन 40 के करीब जो अफराद हैं जिनमें सिविल कपड़ों के अंदर भी लोग देखे जा सकते हैं और पुलिस की वर्दी के अंदर भी देखे जा सकते हैं, वो उनके घर के दरवाजे को फलांग कर अंदर दाखिल होते हैं। घर का जो मेन डोर है उसको तोड़ा जाता है और उसके अलावा अंदर दाखिल होकर जो बेडरूम्स के दरवाजे हैं उनको तोड़ा जाता है। जो अंदर सीसीटीवी कैमरे नष्ट किए गए हैं उनको उखाड़ा जाता है और रात के तकरीबन 2:30 से 3 बजे उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाता है। उनके घर वाले जिस तरह फुटेज में नजर आ रहे हैं भागते दौड़ते हुए, वो देखा जा सकता है कि जिस तरह उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। अगले दिन उनको अदालत के अंदर पेश किया जाता है और 97/23 के एक मुकदमे के अंदर उनको नामजद करके एटीसी कोर्ट से 12 दिन की जो शनाख्त परेड है उसके लिए उनको पुलिस कस्टडी के हवाले कर दिया जाता है। अब ये जो 97/23 का जो केस उनके ऊपर डाला गया है, अगर ये कहा जाए कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये भी एक तरीके से दुरुस्त है, क्योंकि इस मुकदमे के अंदर जितने भी लोग नामजद थे उनको या तो सजाएं हो चुकी हैं, उनके चालान जमा हो चुके हैं या फिर उनको मुकदमे से बरी कर दिया गया है। अब इस वक्त पर गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब की गिरफ्तारी की गई है और जिस तरीके से की गई है वो यकीनन सारी दुनिया ने देखी है। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब का अगर मैं थोड़ा आपको तारुफ करवा सकूं तो 2016 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इन्होंने आज़ाद कश्मीर LA41 वैली 2 लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, कानून साज असेंबली, उससे इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे गुलाम अब्बास मीर, उसको इन्होंने शिकस्त दी और इस LA41 से इन्होंने कामयाबी हासिल की। 2017 के अंदर भी गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब उस हल्के से कामयाब हुए। 2018 में ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट किया लाहौर के हल्के से, जिसे NA 124 कहा जाता था। ये इलेक्शन ये यहाँ से हार गए थे, लेकिन इस हल्के के अंदर गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब मौजूद रहे। उसके बाद ये इस सारे अरसे के दौरान जो LA41 है वहाँ पर ये बाकायदा उसके कानून साज असम्बली के मेंबर रहे और अभी तक भी ये मेंबर हैं, MLA हैं आज़ाद कश्मीर LA41 से वैली 2 के। और अब कुछ माह बाद जो इलेक्शन है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर दोबारा होता हुआ हमें नजर आ रहा था। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र वो अपनी एक इलेक्शन कैंपेन भी जिस तरह वो करते हैं, लाहौर डिवीजन में जो मुहाजिरीन है जिनका ताल्लुक कश्मीर से है, उनके जो वोट हैं वो सारे उसके हवाले से वर्किंग की जा रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त जिस कंडीशन के अंदर है और गुज़िश्ता 5 सालों से वो बाकायदा सर्वाइव कर रही है, उसकी जो लीडरशिप है वो सर्वाइव कर रही है, उसके जो वर्करान हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। 9 मई के मुकदमात के अंदर जो जो लोग मतलूब थे, अब उनमें से कईयों के जो ट्रायल हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल एक मुश्किल वक्त को बर्दाश्त कर रही है। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब भी उन्हीं में थे। शुरू में ये क्यासराइयाँ की जा रही थी कि दीगर लोगों की तरह गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और या तो वो इस जमात से लहरगी कर लेंगे या फिर वो मुकम्मल इसको सियासत को खैरबाद कह देंगे। लेकिन गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब ने इमरान खान साहब का जो एक उनकी जद्दोजहद थी, जो उनका एक साथ देने का उन्होंने इरादा किया था, वो उसमें पुख्ता रहे। और आज उन्होंने जिस तरह की सूरत हाल बर्दाश्त की है वो सिर्फ इसीलिए की है कि जो तहरीक इंसाफ है उससे जो वाबस्तगी है वो उनके लिए इस वक्त एक मुश्किल की जो घड़ी है वो लेकर आई है। इसके अलावा भी उनको कारोबारी जो मसाइल हैं, जो एक बंदिशें थी कानूनी तौर के ऊपर, ये सियासी इंतकाम की शक्ल में, वो भी उनके सामने रही। उनकी जो फैक्ट्री है दीवान फूड के नाम से, उसको बारहा सील किया जाता रहा, उनके जो वर्करान थे उनको हरासा किया जाता रहा। तो ये एक सिलसिला था जो तसलसल से जारी रहा। और उनका एक ड्राइवर था, उसको भी एक झूठे मुकदमे के अंदर नामजद किया गया था, उसकी गिरफ्तारी की गई थी। बाद एक वो वीडियो फुटेज आई थी और वो बांडा भी फूट गया था। अब उनको गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब को गिरफ्तार किया गया है और उनको 97/23 के मुकदमे के अंदर नामजद किया गया है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका जो ILF विंग है, जिनमें वकला हैं और जो सारी क़यादत है इस वक्त, वो कोशिशें भी कर रही है, वो अपनी मेहनतें भी कर रही है, अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। जो गिरफ्तारियाँ ताज़ा की जाती हैं उनमें जो लोग मतलूब होते हैं उनके हवाले से भी कानूनी तौर के ऊपर मामला को देखा जाता है और जो ट्रायल चल रहे हैं लोगों के, उनको भी जो है वो एंटरटेन किया जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त कोई दो राय नहीं है कि एक मुश्किल जो एक वक्त है वो एक काफ़ी अरसे से चल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस वक्त अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लें और ये आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि जो हमारे दीगर सूबे हैं उनके अंदर जिस तरह के हालात बर्पा किए जा रहे हैं,
خاص طور کے اوپر جو KPK کی کچھ حدود ہیں، اس کے علاوہ جو کوئٹہ اور بلوچستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو دہشت گردی ہے وہ اپنا سر ایک دفعہ پھر اڑا چکی ہے، اور جس کا اندازہ ہمیں یہ جو ٹرین حادثہ ہوا ہے، جو بم بلاسٹ کیا گیا ہے، اس کے اندر ہمارے سامنے دیکھنے میں آیا ہے۔ اور ایک صاحب تھے جو اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں پر کوئی دہشت گردی نہیں ہے اور وہ صرف ایک SHO کی مار ہے۔ تو کل بھی جن لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جن کے اپنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اس ملک کے اندر ایک عرصہ دراز سے چلتی ہوئی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، تو یہ انتہائی ایک افسوسناک المیہ ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، سیاسی انتقام کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ملک کو ایک امن و امان کی جو ایک اس کے لیے معاملات ہیں اس کے لیے ان کو محنت کرنی چاہیے۔ جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو اس وقت ختم کرنا چاہیے، اور یہ دونوں جانب سے سوچنے کی اشد ضرورت ہے کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کے اندر برپا ہے، جس طرح کے حالات بنا دیے گئے ہیں اس حکومت کی جانب سے، جس نے اس پاکستان کی جو لوور کلاس ہے، جو لوور مڈل کلاس ہے، ایون کہ جو اپر کلاس ہے، اس کو بھی کافی حد تک انہوں نے ڈیمیج کیا ہے اور مسلسل کر رہے ہیں۔ آپ کے پاکستان کے اندر روزگار کی شدید کمی ہے، مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری ہے، معاشی عدم استحکام ہے، اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال انتہائی خوفناک ہے، اور اگر یہ اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی رہی، چلتی رہی، تو آگے آنے والے جو حالات ہیں جو ہماری نسلوں نے دیکھنے ہیں وہ یقیناً بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس وقت جو ایک عوامی اتحاد ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ایک طرف ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے نام کو روشن کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت ایک فیمس پرسنالٹی بن چکی ہیں اس حوالے سے کہ جو ایک دنیا اس وقت جس جنگی کیفیت کے اندر ہے ان کے اندر وہ امن و امان قائم کرنے کے لیے کوشش ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کی طرف بھی یقیناً ان کو متوجہ ہونا چاہیے، اور جو عوام کی رائے ہے، جو جمہوریت کہتی ہے، اس کے حوالے سے ان کو اپنے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس ملک کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو منصب آپ لوگوں کو عطا کیا ہے، جو اس آپ کی رعایا جس عمل کی مستحق ہے اس کو وہ دیں تاکہ آپ روز آخر اللہ کی جو پکڑ ہے اس سے بچ سکیں، اور جو ظلم بربریت اس وقت اس پورے پاکستان کے اندر جاری ہے، جو معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر امن، خیر اور سلامتی والا معاملہ فرمائے، اور ہمارے لیے ایسے حکمران لے کر آئے جو حقیقتاً اس کے حالات کو بدلنے کا جو اہلیت ہے وہ یہ لوگ رکھ سکتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔